हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम ज्यामिति का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने ज्यामिति की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है ये पढ़ा था। रेखा के बारे में हमने पढ़ा था। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं ये भी हमने पढ़ा था। समांतर रेखाएं क्या होती हैं ये भी हमने पढ़ा था। आज हमारा दूसरा भाग शुरू होने जा रहा है और उस दूसरे भाग में आज हम शुरुआत जो करने वाले हैं वो हम रेखाखंड की करने वाले हैं। क्या होता है रेखाखंड? देखिए बच्चों, इसके नाम से थोड़ा सा हमें आइडिया हो रहा है कि रेखा और खंड, यानी कि रेखा जो एक आकृति होती है उसका एक खंड है, या कहा जाए उसका एक टुकड़ा है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब ये जो रेखाखंड है इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पेपर है, वाइट पेपर है, और इस वाइट पेपर को हमने फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया है। तो मोड़ने के बाद एक हमें क्रीज दिखाई दे रही है, सभी बच्चों को दिखाई दे रही होगी। ये जो क्रीज आती है इस क्रीज को ही हम क्या कह सकते हैं, रेखाखंड कह सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं हम। जैसे ये एक धागा है, पतला धागा है, और इसको हमने बिल्कुल टाइट पकड़ लिया है, तो ये एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? रेखाखंड का उदाहरण है। एक निश्चित लंबाई का टुकड़ा है जिसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक निश्चित लंबाई का टुकड़ा, एक निश्चित लंबाई का टुकड़ा या भाग भी कह सकते हैं, या भाग रेखाखंड कहलाता है। देखिए एक रेखाखंड हमने खींच लिया, इसमें थोड़ी लंबाई कम है। एक दूसरा रेखाखंड हमने खींच लिया, इसमें लंबाई थोड़ी ज्यादा है। इस रेखाखंड का नाम AB है और इस रेखाखंड का नाम क्या है, PQ है। तो इससे हमें कुछ चीजें क्लियर बिल्कुल पता लग रही हैं। पहली चीज तो ये पता लग रही है कि रेखाखंड के अंतर्गत क्या होती है, सिर्फ लंबाई होती है। जैसा कि हमने रेखा में भी जाना था, अगर इस रेखाखंड को अनंत तक, बाईं तरफ भी अनंत तक, दाईं तरफ भी अनंत तक, बाईं तरफ भी अनंत तक अगर हम बढ़ाते हैं इसको, तो ये क्या कहलाएगा, रेखा कहलाएगा। लेकिन अब इसकी लंबाई क्या हो गई है, निश्चित हो गई है, तो अब ये क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर लंबाई होती है। क्या होती है? सिर्फ लंबाई होती है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इसमें चौड़ाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती है। और तीसरी बात इसके अंतर्गत जो आती है वो ये आती है कि रेखा का तो कोई अंतिम बिंदु होता ही नहीं है। रेखा का कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है, लेकिन रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होते हैं, एक ये है और दूसरा अंतिम बिंदु ये होता है। तो इससे हमें क्लियर पता लग गया कि रेखाखंड के अंतर्गत दो अंतिम बिंदु होते हैं, दो अंतिम बिंदु होते हैं। ये होता है हमारा रेखाखंड। हम अपनी कॉपी पर पैमाने की सहायता से, स्केल की सहायता से रेखाखंड खींच सकते हैं। 3 सेंटीमीटर का खींचना तो 3 सेंटीमीटर का स्केल रखेंगे, खींच देंगे। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमें खींचना है तो हम 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच सकते हैं। 8 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का निश्चित लंबाई का रेखाखंड हम खींच सकते हैं, और निश्चित लंबाई को ही क्या कहा जाता है, रेखाखंड कहा जाता है। और उसकी 3 शर्त होती हैं, उन पर हमें विशेष ध्यान देना है। लंबाई होती है, और लंबाई भी क्या होती है, निश्चित होती है। दूसरा, चौड़ाई होती नहीं है, और तीसरा, इसमें क्या होते हैं, दो अंतिम बिंदु होते हैं।
जब दो अंतिम बिंदु हो जाएंगे तो लंबाई तो अपने आप ही निश्चित हो जाती है। दैट्स ऑल। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हमारी परिभाषा होगी किरण। किरण अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है रे, RAY। कैसी आकृति हो सकती है? देखिए, जब हम सुबह का समय होता है तो देखते हैं सूर्य की किरणें आती हैं। जब बल्ब जलाते हैं तो बल्ब की किरणें निकलती हैं। हम रात को जब टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की जो लाइट जाती है बहुत दूर तक, तो उसकी किरणें हमें जाती हुई दिखाई देती हैं। दीपक हम जला देते हैं, दीपक जलाते हैं तो उसमें से जो किरणें निकलती हैं उनको भी क्या कहा जाता है? किरणें कहा जाता है। तो एक तरीके से हमारे दैनिक जीवन में तो हमें समझ में आ गया है कि किरण क्या होती है या किरण किस प्रकार की आकृति है, किस प्रकार की ज्यामितीय आकृति हो सकती है, ये हम अभी जानेंगे। तो जैसे जो किरण होती है, जैसे ये भी क्या है? एक रेखा का भाग होता है। रेखा तो बाईं तरफ भी अनंत तक बढ़ती रहती है, दाईं तरफ भी अनंत तक बढ़ती रहती है, लेकिन इसमें एक अंतिम बिंदु होता है। ये आपको पता लग रहा है कि जैसे मान लीजिए सूर्य की किरण आई है, सूर्य की किरण जब आई है तो जहां से वो स्टार्ट हुई है तो वो उसका क्या कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। और कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, इसका हमें पता नहीं है। तो एक तो उसमें अंतिम बिंदु या प्रारंभिक बिंदु होता है, बाकी उसमें अंतिम बिंदु नहीं होता है, तो उसमें हम क्या लगा देंगे? एक तीर का निशान लगा देते हैं। पहले हम इसको ज्यामितीय रूप में आकृति इसकी बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमने एक किरण का चित्र बना दिया है। अब इस किरण के अंतर्गत रेखा का ही भाग है, रेखा का आधा भाग मान सकते हो। अच्छा, इसको तो अनंत तक बढ़ाते जाएंगे हम इधर, लेकिन इसका अंतिम बिंदु आ गया, इसको O कह दिया और इसको ये A कह दिया है। और ये जो हमारी किरण है ये क्या कहलाएगी? OA किरण कहलाएगी। तो सबसे परिभाषा इसकी लिखते हैं, तो रेखा का एक भाग जिसमें एक अंतिम बिंदु होता है, या जिसे हम प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं, क्या कहलाएगा? किरण कहलाता है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो इसकी जो शर्त हो सकती है वो ये हो सकती है कि इसके अंदर जो लंबाई है वो क्या होगी? अनिश्चित होती है। लंबाई अनिश्चित है। दूसरी बात क्या है? चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ाई इसके अंदर नहीं होती है। तीसरी बात क्या है? एक इसमें अंतिम बिंदु होता है। और ये हमारी परिभाषा किरण की हो जाती है। इसके अंदर एक तो अंतिम बिंदु होता है, चौड़ाई होती नहीं है, और सबसे पहली बात इसकी जो लंबाई है वो कैसी रहती है? अनिश्चित रहती है। एक किनारे पर तो इसका अंतिम बिंदु है, लेकिन दूसरे किनारे पर तो अनंत तक बढ़ती रहेगी, तो इसकी जो लंबाई है वो कैसी रहेगी? अनंत लंबाई की आकृति है, और जिसे हम कहते हैं किरण। अब देखिए बेटा, आगे वाला हम एक पोर्शन करते हैं, और आगे जो परिभाषा है वो किसकी है? संरेख बिंदु। और संरेख बिंदु के साथ साथ हम असंरेख बिंदु भी पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम संरेख बिंदु को जानने की कोशिश करते हैं कि ये संरेख बिंदु होते क्या। तो देखिए बच्चों, हमने 3 बिंदु लिए, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है, और इन तीनों बिंदुओं से हमने रेखा खींचने की कोशिश की तो इसमें एक बिंदु अलग रह गया। एक दूसरे तरीके से भी हम बिंदु लेते हैं, ये हमने बिंदु ले लिए और रेखा हमारी इन तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई खींच दी गई है। तो इस शर्त में तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं पड़ रहे हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं तो हमारे जो तीनों बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर एक ही सीध में आ रहे हैं। तो ऐसे बिंदु जो एक ही सीध में आते हैं, एक ही रेखा पर आते हैं, 3 या 3 से अधिक बिंदु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं, और अंग्रेजी में से कॉलिनियर पॉइंट्स भी कहा जाता है। एक चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें 3 बिंदु तो होंगे ही होंगे कम से कम, क्योंकि 2 बिंदु तो आप कहीं भी ले लीजिए, उनसे तो रेखा पास होगी ही होगी, गुजरेगी ही गुजरेगी, कहीं भी ले लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक हमने बिंदु यहाँ लिया, एक अब यहाँ ले लिया, तो इनसे हम पास करेंगे तो क्या होगा, रेखा गुजरेगी। तो संरेख बिंदु होने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं का होना जरूरी है, उसी से हम संरेख बिंदु की परिभाषा दे सकते हैं। तो हम कहां से शुरू करेंगे, 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर होते हैं उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, असंरेख बिंदु की परिभाषा हम अब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ऐसे बिंदु, अब ये ऐसे बिंदु कितने रहेंगे, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक जो एक रेखा पर नहीं आते हैं, जो एक रेखा पर नहीं आते हैं, क्या कहलाएंगे, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति जब हम पढ़ते हैं तो उस निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत इस संरेख बिंदु का, असंरेख बिंदु का टॉपिक आता है, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को हल करते हैं, डायरेक्ट आता है। तो इस जो ज्यामितीय संकल्पना है संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु, इसको समझना बहुत अनिवार्य है, और मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। एक बिंदुगामी रेखाएं, एक बिंदुगामी रेखाएं क्या होती है, देखते हैं। एक बिंदुगामी और रेखाएं, देखो नाम से थोड़ा थोड़ा सा हमें आइडिया हो रहा है कि एक बिंदु से जाने वाली रेखाएं, एक बिंदु से गमन करने वाली रेखाएं क्या हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 रेखाओं को लेते हैं। तो 3 रेखाओं को हम जब अपने कॉपी पर पेन और पेंसिल की सहायता से जब हम उनको खींचते हैं तो कौन कौन सी स्थितियां आ सकती हैं। तो देखो पहली स्थिति तो ऐसी आएगी कि जिसमें तीनों रेखाएं कैसी हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, तीनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं। और समांतर का
जो मतलब है वो हमने पहले भाग में बताया था कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी कैसी रहेगी, समान रहेगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर दूरी घट जाएगी तो फिर वो प्रतिच्छेद करेंगी कहीं ना कहीं बिंदु पर जाकर, और अगर उनके बीच की दूरी समान है तो वो कैसी रहेंगी, समांतर रेखाएं रहेंगी। ये पहली स्थिति बन गई हमारी, 3 रेखाएं थी और तीनों रेखाएं समांतर हैं। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि 2 रेखाएं हमारी समांतर हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। 3 रेखाएं थी जिसमें से 2 रेखाएं समांतर हैं और एक रेखा उसे तिर्यक रेखा काट रही है। ये कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है और तीसरी रेखा ये है, तीनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। एक चौथी स्थिति ये हो सकती है कि एक रेखा यहां से गुजर रही है, ऐसे ही एक दूसरी रेखा इस प्रकार गुजर रही है और तीसरी रेखा क्या हो रहा है, इस प्रकार गुजर रही है और ये बिंदु क्या है, P है। तो ये रेखाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें ये सारी रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं एक बिंदुगामी रेखाएं। ये अच्छा, इस बिंदु से कितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी रेखाएं हम इससे खींच सकते हैं। तो ऐसी रेखाएं, एक बिंदुगामी रेखाओं की परिभाषा लिखते हैं, ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक बिंदुगामी रेखाएं कहते हैं। एक बिंदुगामी रेखाएं कहते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे एक ज्यामितीय संकल्पना है जिसमें कहा जाता है खुली आकृति और बंद आकृति। तो खुली आकृति और बंद आकृति क्या क्या होती हैं, ये हम अभी जानते हैं। खुली आकृति और बंद आकृति क्या क्या हो सकती हैं? तो जैसे मान लीजिए एक रिंग है जिसे हम अंगूठी कहते हैं और अंगूठी एकदम से पूरी बंधी हुई है और उसको हम क्या कहेंगे, बंद आकृति कहेंगे। ऐसे ही अगर उस अंगूठी का जो जॉइंट है वो खुल जाता है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, खुली आकृति कहेंगे। तो ऐसी आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सारे मिले रहते हैं उसे हम कहते हैं बंद आकृति। और ऐसी आकृतियां जिनमें प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु मिले नहीं रहते हैं, उनके बीच में गैप रहता है, अंतराल होता है, तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, खुली आकृतियां कहते हैं। तो देखो इसके उदाहरण कई सारे हो सकते हैं, जैसे रेखा है, ये भी क्या है, एक खुली आकृति का उदाहरण है। ऐसे ही एक हमने कोण बना दिया तो ये भी क्या है, एक खुली आकृति का उदाहरण है। ऐसे ही एक हमने इस प्रकार से आकृति बना दी तो ये भी क्या है, एक खुली आकृति का उदाहरण है। ऐसे ही अभी हम रिंग का उदाहरण ले लेते तो ये आकृति कैसी हो जाएगी, खुली आकृति हो जाएगी। और जब हम बंद आकृति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने एक आकृति त्रिभुज बना दी, सारे कोने मिले हो गए हैं, ये आकृति कैसी हो जाएगी, बंद आकृति हो जाएगी। एक आकृति हमने क्या ले ली, चतुर्भुज ले ली, और ये भी क्या हो जाएगी, हमारी बंद आकृति हो जाएगी। कोना फलानी रखना है, बंद रखना है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बंद आकृति हो जाएगी। एक आकृति हमने क्या ले ली, इस प्रकार से ले ली, तो ये भी हमारी कैसी आकृति कहलाएगी, बंद आकृति कहलाएगी। यानी कोई भी आकृति है जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु मिला हुआ है तो वो आकृति हमारी क्या होगी, बंद आकृति होगी।
और नहीं मिला है तो वही आकृति हमारी क्या होगी, खुली आकृति होगी। और मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसका रेखागणित के अंतर्गत या कहा जाए ज्योमेट्री के अंतर्गत बहुत बड़ा यूज होता है, और ज्यामिति ज्यादातर उसी पर आधारित है। और वो है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब कौन कौन से कोण बनते हैं और उन कोणों का मान किस प्रकार से बराबर होता है। तो आगे हम सीखते हैं, आइए। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, बनाएंगे चित्र। एक बहुत बड़े शायर हैं बशीर बद्र साहब, उनने एक शेर कहा है, उम्र बीत जाती है, उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, लोग तरस नहीं खाते हैं बस्तियां जलाने में। उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, लोग तरस नहीं खाते हैं बस्तियां जलाने में। तो बच्चों, हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई वैमनस्यता का भाव नहीं होगा। ऐसे समाज का हमें निर्माण करना है, ऐसे देश का हमें निर्माण करना है। और अगर ऐसा देश होगा, ऐसा समाज होगा, तो वहाँ से बहुत सारी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो आते हैं बच्चों टॉपिक पर, जिसमें दो हमारी जो समांतर रेखा हैं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखिए कोण देखते हैं पहले कितने कोण बने। पहला कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण हमारा ये बन गया है, तीसरा कोण इसके द्वारा ये बन गया है। केवल 1 2 3 4 के द्वारा ही जान रहे हैं अभी हम, क्योंकि जब हम कोण को आगे पढ़ेंगे तब हम उसका नाम किस प्रकार से और कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। ऐसे ही ये अगला कोण हमारा क्या हो गया, 5वां कोण हो गया, ये 6ठा कोण हो गया, ये 7वां कोण हो गया, और ये कौन सा हो गया हमारा, 8वां कोण हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल हमारे कितने कोण बन जाते हैं, 8 कोण बन जाते हैं। अब इन 8 कोणों में आपको एक चीज पता लग रही है कि जैसे ये दो हमारी समांतर रेखा हो गई, तो ये कोण और ये दोनों कोण बाह्य कोण है, थोड़े से अलग रेखाओं से। तो इन कोणों को क्या कहा जाएगा, बाह्य कोण कहा जाएगा। और जो दो रेखाओं के अंदर आ रहे हैं ये 4 कोण, इनको क्या कहा जाएगा, अंतः कोण कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने यही जाना कि अंतः कोण कौन कौन से हैं। अंतः कोण हमने लिखे, अंतः कोण लिखते हैं, कोण 3 है, कोण 4 है, और कोण 5 है, और कौन सा है, कोण 6 है। ये हमारे कौन से हो गए, अंतः कोण हो गए। आगे और लिखते हैं हम बच्चों, बाह्य कोण लिखते हैं। अब बाह्य कोण लिखेंगे तो कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 7 है, कोमा है ये, और ये कितना हो गया, कोण 8 हो गया। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है भी नहीं। अंदर आ रहे हैं उनको अंतः कोण कह दिया, बाहर जो आ रहे हैं उनको हमने बाह्य कोण कह दिया है। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे एक हम बीच में से इसको आकृति को काटते हैं, ये जितना भाग ऊपर रहेगा इसका उतना ही भाग नीचे रहेगा, हमने काट दिया। काटने के बाद ये इस आकृति को उठा के हमने कहाँ रख दिया, इसी के ऊपर रख दिया। तो ये जो आकृति आगे नीचे दिखाई दे रही है, ये आकृति ऊपर वाली आकृति को पूरी तरीके से ढक लेगी। जब पूरी तरीके से ढक लेगी तो हमें यहाँ पर एक चीज पता लगेगी कि जो कोण 1 है
वो कोण किसके ऊपर आ जाएगा, 5 के ऊपर आ जाएगा। इसको यहाँ से काटेंगे, ऐसे रख देंगे, 5 1 के ऊपर आ जाएगा, 6 2 के ऊपर आ जाएगा। तो कोण 2 है वो क्या आ जाएगा, 6 के ऊपर आ जाएगा। अब आगे आप खुद भी बता सकते हो कि कौन सा कोण किसके ऊपर आएगा। तो यहाँ से 4 जो कोण है ये किसके ऊपर आएगा, 8 के ऊपर आएगा। और जो कोण 3 है वो किसके ऊपर आएगा बच्चों, कोण 7 के ऊपर आएगा। समझ में आ गया। जब ये एक दूसरे के ऊपर आ ही गए पूरी तरीके से ढक लिया, न तो कोई भी भाग उसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है ना ही कोई भाग उसमें कम दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से ढक लिया है, तो बराबर है। और बराबर है तो इसका जो नाम होता है वो होता है संगत कोण। क्या होता है बच्चों, संगत कोण होता है, जिसे अंग्रेजी में हम करस्पॉन्डिंग एंगल भी कहते हैं। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण, बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। आगे देखते हैं और कौन से कोण हमारे हो सकते हैं। देखिए बच्चों, कोण बनाते समय हम जेड की आकृति बनाते हैं। ये 4 पर आए हम, 4 के बाद ये किस पर आ गए, 6 पर आ गए। ये लो भाई आ गए हम। तो एक कोण 4 आ रहा है और एक कोण कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है जेड में। एक जेड बना दी, एक दूसरी जेड भी बना देते हैं। एक कोण 3 आ रहा है और एक कोण कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। और जब हम जेड बना रहे हैं तो एक कोण कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है और एक कोण कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है। और जब हम इधर से जेड बना रहे हैं तो एक कोण आपका 1 आ रहा है और एक कोण आपका क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और यही सारे कोण बराबर आपस में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण, बनने वाले अल्टरनेट एंगल, बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। और इन एकांतर कोण का, संगत कोण का ज्यामिति के अंतर्गत बहुत सारा प्रयोग होता है, इसलिए इस चीज को आप अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ लीजिए। और आगे का टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।